1857 का महाविद्रोह बड़ा सा विद्रोह रहा है, बहुत ज्यादा तीव्र विद्रोह रहा है। अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए रहा है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड किसी भी स्तर पर यह हो नहीं पाया, ये संगठित विद्रोह नहीं हो पाया। एक्चुअली ये स्टार्ट व्यक्तिगत कारणों से हुआ, जिसमें बहुत पहले से अंग्रेजों के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक शोषण की प्रक्रिया जो थे, जो प्रोसेस थे, वो शामिल थे। और फिर एक बड़े राजनीतिक स्वरूप में आया तो, लेकिन उसी रूप में आया जिस रूप में स्टार्ट हुआ था, इंडिविजुअली। झांसी की रानी को झांसी स्वतंत्र अलग चाहिए, नाना साहब की प्राचीन पुरानी स्थिति जो पॉलिटिकल थी वो चाहिए थी, बहादुर शाह जफर मुगल सल्तनत को फिर से स्थापित करके उसको मध्यकालीन व्यवस्था को फिर से इंप्लीमेंट करना चाहता था। तो ये हर जगह के लीडर की यही कहानी थी, और एक वास्तविक उद्देश्य की यहां पर कमी थी। लड़ तो रहे थे, लेकिन अपने अपने लड़ रहे थे। तो अगर हम राष्ट्रीय विद्रोह की बात करें, हम तो राष्ट्र के विद्रोह तो चलो मान लेते हैं, लेकिन इस फिर राष्ट्रीय विद्रोह का उद्देश्य पता नहीं चलता है, क्योंकि अगर हम राष्ट्रीय स्वरूप इसमें हम शामिल कर देंगे तो फिर उसका उद्देश्य पता नहीं चल पाता। क्यों? क्योंकि मुगल बादशाह ने अपने आप को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित किया, लेकिन जितने लोग अंग्रेजों से लड़ रहे हैं अपने आप को अपनी स्वतंत्र स्थिति के स्थापित करने के लिए, क्या वो एक मुगल बादशाह के अधीन एक राष्ट्रीय एक जो राष्ट्रवाद को स्वीकार करेंगे? वो राष्ट्रीय जो भारत की सीमाबंदी होगी, सीमा है, वो स्वीकार कर सकते हैं, लोग एक्सेप्ट करेंगे? ये पता नहीं था। मुगलों की अधीनता स्वीकार करते एक बड़े और राष्ट्रवादी भारत को क्या लोग स्वीकार कर सकते थे? तो कुल मिला के एक जो होता नहीं कि एक उद्देश्य किस लिए, ये बहुत क्लियर नहीं था। कई चीजें थी जो इसके असफल, जहां तक ये असफल रहा है उसके रीजंस में शामिल रहा है। फिलहाल इस विद्रोह की तीव्रता ने, इंटेंसिटी ने अंग्रेजों की जड़ें हिला दी पूरी तरीके से। उनको ये सोचने पर बाध्य कर दिया कि अगर हम ऐसे ही व्यवहार करते रहे तो यहां तो इत्तेफाक से बच गई सडनली, क्योंकि इस तूफान में कुछ लोगों ने, ये जो विद्रोह का तूफान आया है ना इंडियंस का, इसमें के ही कुछ लोगों ने इस तूफान में तरंग अवरोधकों का काम किया है, वेव्स ब्रेकर्स का काम किया है। वो अंग्रेजों का कहीं ना कहीं से साथ दे दिए। तो उनको लगा छोटे छोटे फॉर्म में जो सपोर्ट उनको मिल गया है इंडियंस का, उन तमाम कारणों को वो धन्यवाद देते हुए कहा कि अचानक फिर हम बच भी गए, ये सब जिम्मेदार हैं इसके लिए, हमको बचाने के लिए। लेकिन अगर कभी भविष्य में थोड़ा बहुत भी राष्ट्रवादी उद्देश्य से ये रिपीट हुआ तो हो सकता है ये जो वेव्स ब्रेकर्स के रूप में आए बाद में ना भी आए, क्योंकि है तो इसी की सरजमी के। तो फिर अगले स्टेप पर तो हमको तो बिल्कुल नहीं बचना है। तो उन्हें ये सोचने पर बाध्य कर दिया कि उनको ये पैटर्न ऑफ रूल जो चल रहा है, जो चला रहे हैं वो, उसमें चेंज लाना पड़ेगा और हिंदुस्तान के बारे में भी सोचना पड़ेगा, अपने ही बारे में केवल नहीं। इस विद्रोह की तीव्रता ने यह सोचने पर अंग्रेजों को मजबूर कर दिया, फोर्स टू ब्रिटिशर्स टू थिंक दिस टाइप ऑफ रिफॉर्म्स फॉर द इंडियंस। ठीक है, तो 1857 का विद्रोह
इसी नेचर में हुआ है। बाकी विद्रोह ये है कि चर्चा तो काफी कुछ हो सकती है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते भी रहेंगे, पढ़ते भी रहेंगे। ठीक है, तो पहले कुछ फैक्ट्स हम लोग नोट कर लेते हैं शुरू में। इस समय को तथ्यात्मक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या है, सेना की क्या स्थिति है, क्या चल रहा है। तो विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है? ब्रिटिश विद्रोह के समय की बात है, सब पहले से जान रहे हैं, चाहे कॉमन रूप में लिख लीजिए। ब्रिटिश पीएम कौन है? पामर्स्टन। पामर्स्टन पामर्स्टन प्रधानमंत्री हैं उस समय। भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल उस समय कौन है? कंपनी का मुख्य सेनापति, कमांडर इन चीफ ऑफ कंपनी, जॉर्ज एनिसन। कंपनी का मुख्य सेनापति है जॉर्ज एनिसन। जॉर्ज एनिसन विद्रोह को दबाने का श्रेय, क्रेडिट टू सप्रेस द रिवोल्ट, किसको दिया गया? क्रेडिट टू सप्रेस द रिवोल्ट, कॉलिन कैंपबेल। कॉलिन कैंपबेल, कॉलिन कैंपबेल। सबसे ज्यादा विद्रोहों को इसी ने दबाया है, इसलिए पूरी क्रेडिट इसी को दी जाती है। भारत का सम्राट कौन है उस समय? मुगल एम्परर, सीधे सीधे लिखो, भारत तो है ही नहीं उस समय, बचा ही। मुगल एम्परर कौन है? बहादुर शाह जफर, जेट लगाते हैं कोई, जफर, बहादुर शाह जफर। विद्रोह के तुरंत पहले का विद्रोह, द रिवोल्ट जस्ट विद्रोह, या जस्ट बिफोर ऑफ 1857, द रिवोल्ट जस्ट बिफोर संथाल, द रिवोल्ट जस्ट बिफोर। संथाल कैसे? क्योंकि 1855-56 में हुआ है वो, और 57 में ये है, जस्ट आफ्टर, तुरंत बाद का। वो है नील मूवमेंट। ये 1850 नहीं, कब का है? 59 का है ना। नील विद्रोह जो है 59 का है, 1859 का है, तुरंत बाद का नील विद्रोह है, नील आंदोलन है। ठीक है,
ये कुछ तथ्यात्मक चीजें हैं, फैक्चुअल चीजें हैं जो उस समय स्थिति में थी। कौन क्या है जरूरी है जानकारी लेना, पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन इतने बड़े विद्रोह के समय कौन कहाँ किस पोस्ट पर क्या कर रहा है ये जानकारी जरूरी है अपने लिए। ठीक है, तो इसको अपने लिए लिखा गया है, बाकी पूछा भी जा सकता है, इस भ्रम में मत रहना, पूछा नहीं जाएगा। क्यों हुआ, कारण, रीजन। कारण एक्चुअली कई हैं यहां पर। सबसे पहले तो हम कुछ अस्थाई और बेसिक कारणों पर ध्यान देंगे हम, मूल कारण। क्योंकि कोई अचानक ऐसे विद्रोह नहीं करता है, तो तुरंत का कोई जैसे बारूद बनते बनते बनता है, माचिस 1 सेकंड में लगाया जाता है, तो वो जो माचिस की तीली जलाया किसने, वो कारण अलग हो गया, और वो जो बारूद बनने की पूरी प्रक्रिया है वो रीजन अलग है। तो मेन तो बारूद बनना है, तो सबसे पहले वो हम देख लेते हैं। ठीक है, फिर माचिस लगाते हैं। ठीक, उसको हम कंटेम्परेरी रीजन कहते हैं, तात्कालिक कारण। तो सबसे पहले पॉलिटिकल रीजन, राजनीतिक कारण। चीजें हम सब पढ़े हैं, पहले से पढ़ते ही चले आ रहे हैं, केवल यहां पर पॉइंट आउट करेंगे। जैसे एमहर्स्ट द्वारा, जैसे पॉलिटिकल रीजन का एमहर्स्ट द्वारा अकबर सेकंड से बराबरी के स्तर पर मिलना, जैसे द मीट ऑफ एमहर्स्ट विद अकबर सेकंड एट इक्वल लेवल या सेम लेवल, इक्वल प्रोटोकॉल पर मिल रहे हैं दोनों। अब जो पढ़ा होगा पहले से उसको क्लियर है कि क्या हमने कहा है। इसने पहले से नहीं पढ़ा वो उड़ जाएगा। उड़ गया, उड़ गया ना, हमें पता है। तो इससे प्रोटोकॉल अगर उसका हनन हुआ तो यहाँ की जनता जो लोग हैं सब खून खोला होगा ना थोड़ा सा, अंग्रेज चलो मौका मिलने तो बताएंगे। तो वो चीज मैं कहना चाह रहा हूं। तो ऐसे एक फैक्ट ये हो गया। फिर ऑकलैंड ने सम्राट को अपने अधिकार और दावे छोड़ने के लिए कहा। ऑकलैंड आया, अब से लॉर्ड ऑकलैंड ordered to सम्राट to give up the all claims and rights, to give up the all claims and rights of the imperialship। imperialship को बादशाहियत कह लीजिए, इंपीरियलशिप ठीक होगा, देख लेना। वैसे बादशाहियत को और क्या कहेंगे आप, किंगशिप नहीं, बादशाहियत मुगल है। किंगशिप जानते हो, एक प्रकार का राजत्व हो गया, पॉलिटी हो गया। यहाँ बादशाहियत एक ईगो से रिलेट कर रहा है, और पॉलिटी अलग मुद्दा है, ईगो अलग मुद्दा है। यहाँ ईगो हर्ट हो रहा है ना, मेन तो ये है। तो जो इंपेरियलशिप है उसका जो क्लेम है, जो दावा है, उसको छोड़ने के लिए कहा, मुकुट लगाना बंद करो। बोले एक टांग के ऊपर दूसरी टांग रख के नहीं बैठोगे मेरे सामने। अब ये कौन सा नियम है यार, ये तो यही हो गया ना कि मेरे सामने झुक के रहो, यही तो बात हो गई। ईगो नहीं, मुद्दा ही है, बाकी इसका कोई रूल है नहीं। तो ये चीज है। तो ऑकलैंड ने अधिकार और दावे छोड़ने के लिए कहा। डलहौजी ने कहा लाल किला छोड़ दो। भाई कोई कुछ भी कह के चला जा रहा है यार। डलहौजी ऑर्डर टू गिव अप द रेड फोर्ट एंड टाइटिल ऑफ बादशाह, और बादशाह की जो उपाधि लगाते हो ये सब खत्म करो। डलहौजी ने कहा कि ये लाल किला छोड़ो, ये जो बादशाह लोग बुलाते तुमको ना, ये सब खत्म करो, दोबारा सुनाई नहीं देना चाहिए बादशाह।
और बहादुर अदुर सा नहीं, पुराना क्या नाम क्या है तुम्हारा? तो मुअज्जम साहब। हाँ तो मुअज्जम मुअज्जम, ये बादशाह वादशाह हटाओ, बहादुर शाह हुआ है सब फर्जी, बंद करो। अब ये सब क्या है, तो चिढ़ाने वाली बात हो गई तो इससे उसका तो खैर ठीक है, लोगों का भी खून खौलता है यार कि यार हमारा, अब मोदी साहब को कोई इस तरीके से कोई कहेगा तो खून तो खौलेगा ही लोगों का, है ना, वो चाहे दूसरी पार्टी का भले ही क्यों ना हो तो ये चीजें, तो ये ऐसा हो गया। इसके बाद 1854 में डलहौजी ने जमींदारों और जागीरदारों की जांच के लिए इनाम आयोग गठित किया था। इन 1854 लॉर्ड डलहौजी, इन 1854 लॉर्ड डलहौजी organized a commission, organized Inam Commission for, organized Inam Commission for investigation of landholders and jagirdars, for the investigation of landholders and jagirdars, जमींदारों और जागीरदारों की जांच के लिए इनाम आयोग 1854 में उसने गठित किया, जिसके आधार पर 20,000 जागीरें जब्त कर ली गई। ठीक है, जिसके आधार पर ऑन द बेस ऑफ दैट रिपोर्ट्स, ऑन द बेस ऑफ दैट रिपोर्ट्स मोर देन या मोस्टली 20,000 जागीर्स, मोस्टली हाँ लगभग मोस्टली 20,000 जागीर्स बेयर कैप्चर्ड, जब्त कर ली गई। तब ये छोटे छोटे भाई राजा साहब थे, इनके भी ईगो को ठेस पहुंचा होगा यार कि भाई जागीरदार और ये वो लंबरदार, फिर डायरेक्ट भिखारी तो ये लोग भी आगे फॉर्मेट मन ही मन में अभी तो आए हो, मतलब अभी तो कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन ये गुस्सा था, यहाँ मौका मिला तो निकालें जिसको जितनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी हो। तो ये सब है ना, ये रीजंस हो गए। अब ऐसे तो आप अलग अलग लिखोगे तो लक्ष्मीबाई के लिए जैसे पूरा षड्यंत्र किया गया राज्य को हड़पने के लिए, हड़प नीति वगैरह, ये सब क्या है, लिख लीजिए हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आल्सो। अब उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं यहाँ चर्चा करेंगे क्योंकि लंबी चौड़ी चीज़ है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ऑफ लॉर्ड डलहौजी आल्सो, तो छोड़ दीजिए, ये सब पॉलिटिकल रीजन है। ठीक है, ये सब हड़प नीति, ये राज्य को हड़पने की, कुशासन के आरोप पर अवध का विलय, ये सब पॉलिटिकल रीजन ही तो है और क्या है, तो छोड़ दीजिए इसको। दूसरा मतलब सामाजिक और धार्मिक कारण, सोशल एंड रिलीजियस, जाना है तो जाओ सोशल एंड रिलीजियस रीजन, सामाजिक और धार्मिक कारण। अंग्रेजों ने भारत के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया। द ब्रिटिशर्स इंटरफेयर्ड इनटू द सोशल एंड रिलीजियस मैटर्स ऑफ इंडिया। अच्छा, इंडिया हटाया कि नहीं हटाया संशोधन करके? वैसे मतलब नॉर्मल हो गया मामला, ठंडा हो गया है हटे अच्छा, इधर का उधर तो कर ही सकते थे, इंडिया दैट इज भारत दैट इज इंडिया तो कर ही सकते थे, हैं? नहीं वो कहाँ ऑलरेडी इंडिया दैट इज भारत है, भारत दैट इज इंडिया, इधर का उधर कर सकते थे ना, नहीं एक ही नहीं निकला, ऐसे कैसे निकला? इंडिया दैट इज भारत का मतलब इंडिया जो था भारत है, उल्टा हो जाएगा, भारत जो था इंडिया भी है, उल्टा हो जाएगा ना मामला। है फायदा है नहीं है, चलो जाने दो, उस पर डिस्कस ना करो। आपको भी निकलना है, जाओ, और किसको निकलना है? हम इसको पढ़ाएंगे पूरे समय तक जितना देख, क्योंकि हमारा भी टारगेट है थोड़ा सा। खैर कोई नहीं, आप लोगों ने लिखा भी होगा, थोड़ा नोट्स है कि नहीं है? तो उसी आधार पे तो नहीं जा रहे हैं? अच्छा ठीक है।
ओके, सामाजिक एवं धार्मिक कारण। तो ये हो गया हस्तक्षेप किया, जैसे एज, अब नाम लिख लो क्लियर, सती प्रथा हो गया, जैसे सती सिस्टम, स्लाबरी सिस्टम, दास प्रथा, बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज, विधवा पुनर्विवाह, विडो मैरिज आदि लिख लो, ऐसे और भी छोटे मोटे कई मामले। ये सब जितने सोशल मैटर्स हैं, सोशल इश्यूज हैं, ये सब रिलीजियस से जुड़े हुए हैं, सब के सब रिलीजियस से जुड़े, धार्मिक मामले हैं लगभग एक प्रकार से। 1813 के अधिनियम से ईसाई मिशनरियों को भारत आने की छूट दे दी गई। द ईसाई मिशनरीज गॉट फ्रीनेस to come in India, and buy the lands, और जमीन खरीदने, buy the lands and permanently domiciles, मतलब परमानेंटली बसने के लिए छूट मिल गई उनको पूरी। हालांकि ये जो परमानेंटली बसना है और ये जो जमीन खरीदने वगैरह की बात है, ये 1833 में उनको मिला है, 1833 में, तो वहीं की ब्रैकेट में इन 1833 डाल लो, मैंने उसी में कॉमन कर दिया। तो ये सब सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है। तो इन लोगों का भी गुस्सा, अब ईसाई लोग आए, परमानेंट बस रहे, फिर लोग सुबह सुबह, अब एक ईसाई सुबह के स्कूल के क्लास में पहली क्लास उसकी हो जाती थी बिना टीचर रहते, वो जाकर के ईसाई धर्म की अच्छाइयाँ, उससे ज़्यादा हिंदू धर्म की बुराइयाँ उसको छोड़ने के लिए प्रेरित करने की बात 1 घंटे करके तब सारी क्लासेस संचालित हो गई सारे स्कूल, ये होना शुरू हो गया था। इससे यहाँ के लोगों को क्या प्रभाव पड़ेगा? मारना चाहेंगे, पकड़ो मारो, तो विद्रोह की भावना भड़की कि नहीं भड़की? तो ऐसे ही और भी तमाम सारे कारण हैं जो धार्मिक मामलों से अटैच रहे हैं, जो आप पढ़ते आए हो पीछे। अब आ जाइए आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, अंग्रेजों ने अपनी राजस्व व्यवस्था को लागू कर भारत में आर्थिक शोषण को बढ़ावा दिया। द ब्रिटिशर्स promoted the economic exploitation in India by implementing the on revenue rules। अब वो सब पढ़े हो, जैसे महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त, ऐसा जो कुछ भी पढ़े हो ना, ये सबसे क्या हो रहा है? इकोनॉमिक रीजन्स बन रहे हैं सब, आर्थिक कारण। लोग जितने आर्थिक शोषण हो रहा, अकाल, जैसे मैंने बताया कि किस प्रकार से अकाल के ग्रास में चले गए लोग, अकारण मरने लगे, महामारियां फैली, भूखमरी फैली, और ये फैमिन्स वगैरह है ना, जितना ये सब एक मन में गुस्सा ही तो आ रहा है। तो ये सब इकोनॉमिक रीजन है, ये सब कारण रहे हैं। अब इसके बाद एक कारण के तात्कालिक कारण, कंटेम्परेरी रीजन, तात्कालिक कारण। ये है माचिस लगे, सब बारूद बना, अबे माचिस लगाएगा कंटेम्परेरी रीजन में, तात्कालिक कारण। इसमें क्या है? इट वॉज द मिलिट्री रीजन, ये सैनिक कारण था, ये सैनिक कारण था। एक्चुअली सैनिक विद्रोह तो पहले भी हुए थे, नोट कर लीजिए। एक्चुअली द म्यूटनी को सैनिक विद्रोह कहते हैं।
म्यूटिनी। द म्यूटिनी had performed already also पहले भी हो चुकी है, ठीक है। बट दिस टाइम a revolt of army become reason of start of रिवोल्ट ऑफ 1857। लेकिन इस समय का सैनिक विद्रोह 1857 के विद्रोह के प्रारंभ का कारण बना, ठीक है, कि प्रारंभ का कारण बना। चलिए, हुआ क्या? In 1856, the British government 1856 में ब्रिटिश सरकार ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया। यूज्ड न्यू इनफील्ड राइफल एट द प्लेस ऑफ ओल्ड ब्राउन बैस, पुरानी ब्राउन बैस के स्थान पर नई इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया, ठीक है। ए रूमर, फुल स्टॉप के बाद क्या, ए रूमर, पहले अंग्रेजी में लिख लीजिए फिर हिंदी में लिखिए, पहले ही। ए रूमर स्प्रेड दैट, हाँ चलो, ये रूमर जहां लिखा वहीं ऐसे करके ए रूमर स्प्रेड दैट, आगे पूरा सेंटेंस जोड़ दीजिए। ये वॉज स्प्रेड लास्ट में भी लगा सकते हैं कॉमा लगा के, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वॉज स्प्रेड इन द मार्केट कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। वॉज स्प्रेड इन द मार्केट। ये अफवाह फैल गई, एक अफवाह फैली कि नई राइफल में प्रयोग होने वाले कारतूसों को मुख से खोलना पड़ता था। अब ये तो सही बात है, मुख से खोलना पड़ता था, यह अफवाह का हिस्सा नहीं, लेकिन चलो लिख लो उसी में, कोई दिक्कत नहीं है। मुख से खोलना पड़ता था और कारतूस की कैप गाय और सूअर की चर्बी से बनी हुई। ये पूरी अफवाह फैली मार्केट में, ठीक है। कहां का था वो? 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के एक सैनिक मंगल पांडे ने 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर 34th, एक मिनट, पूरा अंग्रेजी में पहले हिंदी में पूरा कर लो ना, उसको बीच में डालोगे तो इधर को उधर हो जाएगा। 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर, तो लिखा करो, सोचो ना बैठ के, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के एक सैनिक मंगल पांडे ने जब यह सुना तब उसने
अपने मेजर सार्जेंट हेवरसन एंड कर्नल बाग। कर्नल में तो क्या रहता है ना, है? सी बाग। कर्नल बाग को गोली मार दी। चौतीसवीं रेडी, हाँ आप लिखिए। ए सोल्जर मंगल पांडे, अब अंग्रेजी में लिखिए। ए सोल्जर मंगल पांडे रिलेटेड 34th रेजिमेंट ऑफ बैरकपुर कैंट, रिलेटेड 34th रेजिमेंट ऑफ बैरकपुर कैंट, when heard this rumor shot down, क्योंकि मरे पता नहीं, लेकिन मर गए थे वो दोनों। शॉट डेड होता है, लेकिन गोली मार दी, ठीक है। शॉट डाउन टू मेजर सार्जेंट हेवरसन एंड कर्नल बाग। कर्नल बाग, BAUGH, बाग, गोली मार दी। एक्चुअली कहानी इतनी छोटी है नहीं जितनी छोटी मैंने बता दिया है। पहले इसने सुना, फिर इसके बाद इसने ये पता करने, ये एक्चुअली ये इतना लॉयल सैनिक था कि ये जो जिन लोगों को मारा, ये लोग बड़े अच्छे मित्र भी थे उसके। तो इन लोगों से उसने पूछा कि साहब ये सही है मामला, क्योंकि बहुत आपस में बैठती थी और एकदम बहुत फेथफुल्ली बैठती थी। तो उन्होंने कहा हाँ यार, मतलब वो झूठ बोल गए, गलत है। फिर वो गया जहां पर एक कॉटेज वगैरह बनते थे, कलकत्ता, और वहां पहुंचा तो नहीं अंदर। अब क्या स्कीम है, वो जा ही रहा था कि उधर से कुछ सैनिक चिल्लाते हुए और दौड़ते हुए आगे आ रहे थे सामने, ये आवाज लगाते करे वहां तो गाय और सुअर काट मारे जा रहे हैं, उसमें चर्बी लगाई जा रही है, ये वो करते। तो ये रास्ते में ही सुना, वहां पहुंचा नहीं अंदर, वहीं से ये वापस हो लिया। इसको इतना गुस्सा है, वापस हो लिया। और पहुंचते ही फिर उसको इसलिए मार दिया कि ये उसके केवल ऐसा नहीं कि उसके अधिकारी, उसके बड़े अच्छे मित्र भी थे, और बहुत ज्यादा लॉयल भी था। मतलब ये अपने परिवार पर उतना भरोसा नहीं कर सकता था जितना उन पर करता था, कि सब हो सकता लेकिन ये झूठ, जैसे युधिष्ठिर के बारे में होता ना, कुछ भी हो सकता बट ये झूठ नहीं बोल सकता, वैसे था। और जब उसको लगा कि यार झूठ, फिर उसने गोली मार दी। ठीक है, तो आनन फानन में 8 अप्रैल 1857 गोली कब मारी, शॉट ऑन डेट भी लिख लीजिए कब गोली मारी उसकी। गोली मारी है इसने 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857, शॉट डाउन ऑन 29 मार्च 1857। ठीक है, आनंद फानन में 8 अप्रैल को इसे फांसी दे दी गई, मंगल पांडे को। आनंद फानन का क्या है, सुनली, एज सुन एज, सुनली ज्यादा सही हमको लग रहा है। एज सुन एज तो फिर उसमें वो डेट लिखनी पड़ेगा ना, एज सुन एज कि जहां तक संभव हो पाया ऑन नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आनंद फानन हो तो हम, एक होता नहीं, अलंकार, रस छंद अलंकार, ये सब लगाना पड़ता है ताकि शोभा बनी रहे उसकी, उससे भाव निकलता है यार इससे कि वो कहना क्या चाह रहा है। अब ऐसे तो फांसी दे देगी मंगल पांडे को, हाँ चलो गलती के फांसी दे दी गई,
आनन फानन में फांसी दे देगी। मतलब इससे ज्यादा ये बवाल और फैले और ये अफवाह फैले और मंगल पांडे वाला भी मामला ये लोग में और तूल पकड़े कि मंगल पांडे या यहाँ से निकल करके जाने पाए कहीं और लोगों को बताने पाए इकट्ठा करने पाए, आनन फानन में इनको फांसी दे दी गई। इमीडिएटली मंगल पांडे वॉज हैंग्ड ऑन 8 अप्रैल 1857। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। ठीक है। इसके विरोध में 10 मई को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया। इसके विरोध में इन द प्रोटेस्ट ऑफ दिस the whole army of India of Meerut become revoltier. Yeah, started the revolt in protest of it. The whole army of India, whole army of Meerut become revoltier. Yeah, started the revolt. On 10th May 1857, 10 मई को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विरोध कर दिया। हो गया। उन्हें मेरठ छावनी भंग कर दी गई और उन्हें जेल में डाल दिया गया। सैनिकों को जेल में डाल दिया गया। मेरठ छावनी मेड डिसमिस्ड, मेरठ कैंट मेड डिसमिस्ड एंड द सोल्जर्स were arrested and put in the jail and had been put in the jail. ठीक है। सैनिकों को अरेस्ट कर लिया गया और had been put in the jail, और जेल में डाल दिया गया। कहाँ? मेरठ। कब? 10 मई को ही, जब विद्रोह किया। ठीक है। हाँ, ज्यादा नहीं थे, कम ही थे। 10 मई की आधी रात को सैनिकों ने मेरठ जेल तोड़कर दिल्ली की ओर कूच कर दिया। इन मिड नाइट ऑफ 10th मई, दस मई की आधी रात को सैनिकों ने मेरठ जेल तोड़कर दिल्ली की ओर कूच कर दिया। इन द मिड नाइट ऑफ चाबी दे दें, जाना है तुमको? सर चलेंगे क्या बोल? चलो कोई नहीं, तुम जाओ, पूछ लेना। 10 मई की आधी रात को, हाँ ठीक। द सोल्जर्स ब्रोक द जेल एंड started to go towards Delhi, और दिल्ली की ओर कूच कर दिया। मतलब started to go, जाना शुरू कर दिया है। हाँ, मार्च भी सेना का मामला है तो हो सकता है, देख लो, दोनों बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्च टुवर्ड्स दिल्ली को और कूच कर दिया। 11 मई की सुबह, एट द अर्ली मॉर्निंग ऑफ 11th मई, इन द अर्ली मॉर्निंग ऑफ 11th मई, व्हेन दिल्ली अवोक, नहीं व्हेन दिल्ली नहीं, इन द अर्ली मॉर्निंग ऑफ 11th मई, दिल्ली अवोक विद, अवोक मतलब जागी, अवोक विद फूट स्टेप ऑफ द सोल्जर्स, विद द नॉइस ऑफ फूट स्टेप ऑफ द सोल्जर्स,
फुट स्टेप्स ऑफ द सोल्जर्स। सैनिकों के चहलकदमी की आवाज से दिल्ली जगी। और लोग जगते गए और सैनिकों में मिलते गए, ठीक है। और एज द पीपुल हर्ड, एज द पीपुल हर्ड मतलब सुने, अबाउट द रिवोल्ट, जैसे लोगों ने विद्रोह के बारे में सुना, मतलब क्या विद्रोह हो गया। एज द पीपुल हर्ड अबाउट रिवोल्ट, एज द पीपुल हर्ड अबाउट रिवोल्ट, जैसे वो लोग विद्रोह के बारे में सुनते गए, सुने, विद्रोहियों में शामिल होते गए। बिकम मर्ज इनटू द रिवोल्टियर्स सोल्जर, रिवोल्टियर सोल्जर्स, बिकम मर्ज इनटू द रिवोल्टियर सोल्जर्स, विद्रोही सैनिकों में वो शामिल होते चले गए। ये मामला क्लियर हुआ ना। 11 मई की सुबह दिल्ली पर चहलकदमी सुन करके दिल्ली जगी। कहेंगे मतलब जैसे जैसे वो लोग आए, अर्ली मॉर्निंग इसीलिए कहा गया उसको, लोग जगे, क्या हो रहा, विद्रोह हो गया, वो उठे, ऐसे ऐसे करते सीधे विद्रोही बन गए। लाठी डंडा जिसके पास जो कुछ भी रहा उसको उठाए चले गए सैनिकों में। मतलब इतना फ्रस्ट्रेशन था, लोग, विद्रोह हो गया तो अब डायरेक्ट कोई लीडरशिप तो कर नहीं पा रहा था। अब जैसे सैनिकों ने विद्रोह कर दिया तो सैनिकों से जाकर के सीधे मिल गए। ये स्थिति थी, ठीक है। ओके, 11 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया। दिल्ली वॉज कैप्चर्ड ऑन 11 मई 1857। दिल्ली शस्त्रागार के कार्यवाहक लेफ्टिनेंट बिलोबी ने इसका प्रतिरोध किया। दिल्ली शस्त्रागार के कार्यवाहक लेफ्टिनेंट बिलोबी ने इसका प्रतिरोध किया। कार्यवाहक लेफ्टिनेंट, कार्यवाहक में चलो उस समय लेफ्टिनेंट ऑफ दिल्ली आर्मरी, लेफ्टिनेंट ऑफ दिल्ली आर्मरी मिस्टर विलोबी, VILOBI, विलोबी protested the soldiers, किंतु पराजित किए गए, बट मेड डिफीट, पराजित किए गए, बट डिफीटेड भी लिख सकते हो, बट डिफीटेड, पराजित किए गए, ठीक है। सो स्टार्टेड द रिवोल्ट स्टार्ट हो गया बस। दिस वाज द कंटेम्प्रेरी रीजन, ऐसे ऐसे माचिस लगी, दिल्ली से स्टार्ट हो गया रिवोल्ट। फेंक दिया किसी ने माचिस जला के बारूद पर, अभी बारूद भड़केगा और जगह जगह पकड़ेगा, ठीक है। तो ये था रीजन समझ में आया, इसको और डिटेल में पढ़िएगा। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, यार ये पूरा नहीं होगा आज, 1857 लगता है, पूरा नहीं होगा, ज़्यादा समय लगेगा, कोई बात नहीं। विद्रोह की प्रकृति, नेचर ऑफ द, इसको फटाक से लिख लो, ये तो हो जाएगा, इसके बाद चलिए। नेचर ऑफ द रिवोल्ट, विद्रोह की प्रकृति। प्रकृति का मतलब यह है कि किसने क्या कहा कि क्या है। से सैनिकों ने आया, जो पूरा पोजीशन आपने देखा ना, सैनिक आए और विद्रोह हुआ, लोग जोड़े गए, दिल्ली बहादुर शाह जफर को मनाए वगैरह वगैरह। तो इस सैनिक विद्रोह, तुरंत का सैनिक विद्रोह हो गया, सैनिक विद्रोह पहले से भी होते रहे। फिर बाद में इसका विस्तार होता गया, एक्सपेंशन होता गया, फिर यहाँ से लखनऊ से कानपुर, कानपुर से झांसी से ऐसे फिर फैलता गया, बिहार तक गया, उधर कुछ क्षेत्र हालांकि छूते रहे।
फिर बाद में इसको यार ये सैनिक विद्रोह का मामला नहीं है, इसमें और भी तमाम लोग हैं, ये पुरानी फ्रस्ट्रेशन है, तो ये चीजें, तो इसमें किसी ने कहा दिस वाज द राष्ट्रीय नेशनल, किसी ने कहा स्वतंत्रता संघर्ष है, यहाँ के लोगों का अपना वो है। फिर अंग्रेजों ने इसको डिमोरलाइज करने की कोशिश करी, लोगों को बताने के लिए, अंग्रेज जो लिखेंगे उसका क्या क्या डिमोरलाइज करने की कोशिश की, बताने के लिए कि नहीं नहीं ऐसा कुछ है नहीं, ये राष्ट्रवाद और ये स्वतंत्रता ऐसा कुछ नहीं, ये छोटी मोटी झड़प है। तो अंग्रेजों ने अपने हिसाब से बताया, किसी ने कहा हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है, किसी ने कहा धर्मांधता के, ये इस सभ्यता के विरुद्ध धर्मांधता का प्रतिशोध है। मतलब ऐसी सी बात अंग्रेजों ने कही जिससे लग रहा है कि हाँ ये कुछ जो भी किया गलती किया, अच्छा किया नहीं। तो ये नेचर है इसका। तो नेचर पर लोगों की अपनी टिप्पणी है, इसमें लेकिन इसमें इसके लिए मतभेद है लोगों में, नोट कर लीजिए। देयर इज द डिस्प्यूट, in the writers on the nature issue of 1857, on the nature issue of 1857, 1857 के प्रकृति के मुद्दे पर विद्वानों या लेखकों में मतभेद है, ठीक है। अब जैसे प्रकृति में, जैसे इसको कुछ लोगों ने कहा वॉज द सैनिक, ये केवल सैनिक विद्रोह है। क्या था ये? सैनिक विद्रोह। सोल्जर्स रिवोल्ट, अब ये रिवोल्ट हो जाएगा यहाँ पर, रिवोल्ट, क्योंकि सोल्जर्स ने तलवार ये पूरा बंदूक से लड़े हैं ना, रिवोल्ट है। सिपाही म्यूटनी भी एक दूसरा शब्द है इसके लिए, वो भी सही है। सिपाही म्यूटनी, एक्चुअली म्यूटनी ही अपने आप में सैनिक विद्रोह की संज्ञा है। सिपाही म्यूटनी कहा किसने? लॉरेंस सीले ट्रेवेलियन मालेसन। पहले इनका नाम लिख लो, लॉरेंस सीले ट्रेवेलियन लॉरेंस सीले ट्रेवेलियन मालेसन, मालेसन, लॉरेंस सीले ट्रेवेलियन मालेसन, और एक है टी.आर. होम्स। हालांकि इन लोगों का अलग भी मुद्दा है, होम्स। फिर सर सैयद अहमद खां, इन्होंने भी सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है। और हाँ, ट्रेवेलियन अलग है, मालेसन अलग है। लॉरेंस सीले ट्रेवेलियन मालेसन, होम्स। फिर इसके बाद हैं दुर्गा दास बंदोपाध्याय, दुर्गा दास बंदोपाध्याय, और एक है सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद। एक दो नाम भी याद रहेंगे तो काम चल जाएगा शुरू वाला। और इनका नाम सर सैयद का याद रखना है, सबसे ज्यादा तो नहीं याद रखना है। हाँ ठीक, क्योंकि ये इंडियन है, इनको ब्रिटिशर्स का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये करेंगे। नहीं सही प्रश्न है उसका, इसलिए करेंगे क्योंकि अब यहाँ के मुस्लिम्स का नेचर है शुरू से ही, वो अभी भी करते रहते हैं, विदेशियों का ही सपोर्ट करेंगे, अपने यहाँ का सपोर्ट नहीं करते।
यहाँ के मुस्लिम यहाँ के लोगों का सपोर्ट करते नहीं, किसी भी मामले में नहीं करते। पाकिस्तान का चलो अटैक हो जाए तो मान लें चलो अपने यहाँ कर रहे हैं, अगर ब्रिटिश का यहाँ का अटैक हो जाए ना तो भी ये ब्रिटिश का सपोर्ट करने लग जाएंगे, कभी नहीं किए। तो सर सैयद अहमद का तो रिकॉर्डिंग है लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा, इसको मैं करा दूंगा, एडिट करा दूंगा। इसका दूसरा मुद्दा है, अब चाहिए सैनिक विद्रोह कहने का मतलब यह है कि इसको सीमित करना चाह रहे लिमिटेड, यार ये सैनिक विद्रोह है, इसको कहाँ राष्ट्रीय वगैरह बता रहे हो, बहुत अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रवाद, ये सैनिक है, कुछ सैनिकों का फ्रस्ट्रेशन है। फिर अंग्रेजों ने यही कहा कि यार सैनिक विद्रोह कोई नया नया नहीं, बहुत पहले से होता चला आ रहा है। सबसे पहले तो बक्सर के युद्ध में एक सैनिक की एक टुकड़ी जो है मुनरुक सेना की, वो अलग हो गई थी, जाके मीर कासिम की सेना से मिल गई थी, वहीं से शुरू हुआ। फिर जातीय चिन्ह और धार्मिक मामले को लेकर के सैनिकों ने कई बार विद्रोह किया, बर्मा जाने से मना कर दिया, बहुत सारी चीजें हैं। सैनिकों के विद्रोह के बहुत सारे कारण होते हैं, सैनिक विद्रोह है, दैट्स इट, ये लिमिटेड करने। दूसरा, बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध, दूसरा जो है कहा गया बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध, बैटल बिटवीन बर्बरता, क्रूअलिटी एंड सिविलाइजेशन। मतलब इन्होंने ये भारतीय लोग बर्बर लोग हैं, क्रूअल हैं, और हम लोग बहुत सभ्य हैं। ये क्रूअलिटी के कारण हम सभ्य लोगों को जो है अपना आगे मारने लग गए यार, ये चीज है, ठीक है। तो ये कहा है टी.आर. होम्स ने, टी.आर. होम्स, मतलब ब्रिटिशर्स बहुत ही सभ्य हैं, सिविलाइज्ड हैं, पढ़े लिखे हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं। ये लोग अपना एक अंधविश्वासी हैं, धार्मिक रूप से धर्मांधता के कारण जो है आए और हमारा विरोध कर दिए, क्योंकि अब वो तो अपना अच्छा होता है कि हमने सती प्रथा पर वार किया, बाल विवाह पर वार किया, वो सब अपना बदला ले रहे हैं, ये सारी चीजें, हाँ वही चीज बेचारा बना रहे हैं। तो बिटवीन क्रूअलिटी एंड सिविलाइजेशन। इसके बाद हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, अगला जो नेचर किसने, वो भी ब्रिटिशर्स का है, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी, ये मत दिया है आउटरम एंड ट्रेलर, आउटरम OUTRUM, आउटरम एंड ट्रेलर, TRAI, आउटरम अलग है, ट्रेलर अलग, दो अलग अलग व्यक्ति हैं तो नाम भी अलग अलग होगा। आउटरम इसमें और लगा हुआ है ना, और एंड ट्रेलर TRAILLER, ट्रेलर। तो इन लोगों का हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है। इनका मानना था कि जैसे यार शुरुआत इसमें एक ब्राह्मण ने करी, वो मंगल पांडे ने स्टार्ट किया, फिर दिल्ली से एक मुगल मुसलमान ने इसका नेतृत्व किया, वो क्या कहते हैं बहादुर शाह जफर, वहाँ से। तो यार ये दोनों की बड़ी मिली भगत है, कहाँ से कोई ब्राह्मण शुरू कर रहा है, फिर मुसलमान लीड दे रहा है, फिर आपस में कहते हैं कि हम लोग एक भी नहीं हैं। तो ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी इन लोगों की, ऐसा इसने बताने की कोशिश, जबकि इसके स्टेटमेंट का कोई भी सारोकार नहीं है, रेलिवेंस नहीं है। ये उसने शुरू किया यहाँ से लीड, ये तो लीड सैनिकों के कहने पर दिए हैं, और वो मंगल पांडे का तो अपना एक निजी रीजन था जिसने उसने वो कार्य किया। फिर मंगल पांडे का निजी रीजन है, स्टार्टर तो मेरठ है, मंगल पांडे तो निजी कारणों से उसको गोली मारा, ठीक है, जो विद्रोह के स्टार्टर है वो है मेरठ। लेकिन अब मंगल पांडे क्यों माना जाता है स्टार्टर, क्योंकि अगर मंगल पांडे को फांसी ना होती तो मेरठ स्टार्ट ना होता, तो मेरठ को स्टार्ट किसने किया, मंगल पांडे किया। सो द बेसिकली स्टार्टर मैन वाज द मंगल पांडे, इसलिए। लेकिन बहादुर शाह जफर से उसका कोई लेना देना नहीं इस पूरे मैटर को लेकर के। ये लोग जबरदस्ती का एक छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, इस विद्रोह के नेचर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लिमिटेड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज। तो आउटरम एंड ट्रेलर। इसके बाद चौथा रीजन नहीं, वो नेचर है, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह।
धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ ऑर्थोडॉक्स। धर्मांध ऑर्थोडॉक्स जो कट्टरपंथी, अब इनको भारतीय को कट्टरपंथी बता दिया इन लोगों ने। रिवोल्ट ऑफ ऑर्थोडॉक्स अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत के विरुद्ध विद्रोह। क्यों हम लोग ईसाई हैं, ये लोग धर्मांध हैं, कट्टर हैं धर्म से, और फिर आकर के मारने लगे भाई। ऐसे ही बता रहा है, ये बताया है LER रीज, LER रीज, REESE रीज, LER रीज, रीज लिखना REESE रीज। ओके, ये धर्मांधों का अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी। इनका भी यही है कि ये लोग कट्टर हैं, हिंदू हैं, ये हैं, मुस्लिम भी ये कट्टर हैं, सब मिल करके जो है हमको बहुत मारे हैं, ऐसा बता रहा है। हम लोग क्रिश्चियन हैं, अपने पद्धति से अपना पूजा पाठ करते हैं, लोग आकर के ऐसे करने लगे, ये ऐसा बता रहा है। ऐसा कुछ मामला है नहीं है। फिर राष्ट्रीय विद्रोह का संज्ञा दिया है एक ने, राष्ट्रीय विद्रोह, नेशनल रिवोल्ट, राष्ट्रीय विद्रोह। ये बेंजामिन डिज़रेली और अशोक मेहता है। बेंजामिन डिज़रेली, राष्ट्रीय नेशनल रिवोल्ट, बेंजामिन डिज़रेली। रैली, डिज़रेली, DIJRELLEY, डिज़रेली। और एक है अशोक मेहता, ये एक्चुअली कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं वहाँ लंदन में, अशोक मेहता। ये दो अशोक मेहता यहीं से हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। तो इन लोगों ने कहा ये राष्ट्रीय विद्रोह, इन लोगों का भी बहुत साफ नहीं है चरित्र इस मामले में, ठीक है, क्योंकि बेंजामिन डिज़रेली ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं, संसद सदस्य हैं, और ये संसद को संबोधित करते हुए इस चीज़ को कहा है कि ये राष्ट्रीय विद्रोह है। आप लोग जिस प्रकार से इसको एस्टिमेट कर रहे हो कि कोई धर्मांध कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, अंडर एस्टिमेट न करो। राष्ट्रवाद की आग जल गई है, मतलब उनको सतर्क कर रहा है, उनको जगा रहा है कि राष्ट्रवाद की आग जल गई है, या उसके लक्षण मैं देख रहा हूँ। एक प्रकार के राष्ट्रवादी विद्रोह है, भले ही राष्ट्रवाद के रूप में नहीं दिख रहा, लेकिन इंटरनल है। तो अभी से जागरूक हो जाओ और ऐसे विद्रोहों का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। इसको हल्के में मत लो, मतलब अंडर एस्टिमेट मत करो, ऐसा बताने के लिए वो अपने संसद को, पार्लियामेंट को संबोधित कर रहा है कि राष्ट्रीय विद्रोह मतलब भविष्य के लिए तैयार रहो। हल्के में ले लोगे, तैयार नहीं रहोगे तो अगली बार उमार देंगे। तो ये अपने लिए ही बात कर रहा है और इसी भाव में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। तो बेंजामिन डिज़रेली वाज द लीडर ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ इंग्लैंड। तो खैर, इसके बाद है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, न्यू आइडिया है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। ये वीर सावरकर का है, ये वीर सावरकर, वीर, हाँ वीर, वी रहेगा, VEER, वीर सावरकर। हाँ नेता है, इसके लीडर क्या है, मतलब इस स्टेटमेंट के जन्मदाता हैं ये। इस स्टेटमेंट को इन्होंने दिया है कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। एक्चुअली ये यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और ये यहाँ क्राइम करने के बाद अंग्रेजों के विरुद्ध भाग गए लंदन, उन्हीं घर में गए वहीं, और वहाँ पर इंडिया हाउस में अपना जो है अड्डा बना के रखे हो। तो वहाँ पर 1857 के विद्रोह की 1909 में जो है इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। अभी मैं लिखा देता हूँ। तो 1857 के 50 वर्ष पूरे होने पर ये जो है स्वर्ण जयंती समारोह मना रहे थे इंडिया हाउस में 1909 में।
और वहां पर इन्होंने कहा कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, हमें इसको आगे बढ़ाना है, वहां पर थोड़ी बहुत कमी रह गई। यही से सब लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, वीर सावरकर। इंग्लैंड में 1857 के विद्रोह के 50 वर्ष पूरे होने पर इसकी स्वर्ण जयंती मनाई। ही सेलिब्रेटेड द गोल्डन बर्थडे, जयंती बर्थडे ही होता है, या गोल्डन ओरिजिनेशन, गोल्डन ओरिजिन है, गोल्डन ओरिजिन, ठीक है, स्वर्ण जयंती ऑफ 1857 at completed 50 years in इंग्लैंड। कहां पर? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में 1857 के 50 विद्रोह के 50 वर्ष पूरे होने पर इन्होंने स्वर्ण जयंती समारोह मनाया। सेलिब्रेटेड द गोल्डन ओरिजिन डे, है ना, इन इंग्लैंड ऑन द कंप्लीटेड 50 ईयर्स। ओके। 1909 में इन्होंने एक पुस्तक लिखा। इन 1909 ही रोट ए बुक। इन 1909 ही रोट ए बुक। ये पुस्तक को नोट कर लो, प्री का अच्छा प्रश्न है। क्या नाम है उन बुक का? वीर सावरकर के द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसी बुक में इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। इसी बुक में इन्होंने इसको फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल कहा है कुल मिलाकर। तो ये वीर सावरकर का रहा है। तो ये कुछ नेचर पर चर्चा हो गई इसकी, ठीक है। अब इसके बाद इसका विस्तार वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, बट आज रहने दो, समय हो गया है, ठीक है। कल विस्तार पढ़ लेंगे। फिर विद्रोह का दौर शुरू है तो चलता रहेगा काफी दिनों तक। इसके बाद समाज सुधार आंदोलन पढ़ेंगे। इसके बाद जनजातीय हो गया, फिर निम्न जातीय आंदोलन है, फिर मजदूरों का आंदोलन है, फिर किसानों का आंदोलन है, फिर आंदोलन ही आंदोलन है लगातार, फिर स्वतंत्रता आंदोलन है।